नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रोहित तिवारी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी और इसकी वजह से आप लोगों को प्रिपेयर रहना होगा, क्योंकि आने वाले 4-5 दिनों में और ज़्यादा हीट बढ़ सकती है, टेम्परेचर और बढ़ सकता है। तो जहाँ भी रहें सुरक्षित और सतर्क रहें, क्योंकि आजकल जो है डिहाइड्रेशन एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है। तो दिन में कम से कम 3-4 लीटर पानी अवश्य पिएं और 11 से 3 के बीच में दोपहर में खासकर बाहर निकलने से बचने का पूरा प्रयास करिए, ठीक है। और अपने आप को जितना बचा कर रखेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए वो उतना ही अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। तो आज 11 जून है, 11 जून 2024। तो आज की कुछ महत्वपूर्ण द हिंदू की खबरों के बारे में बातचीत करेंगे। चलिए आर्टिकल समझ लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला आर्टिकल है, इस बार की जो एनडीए का तीसरा टर्म आया हुआ है, एनडीए का जो तीसरा टर्म है उसमें जो मंत्रालय बटा है उसके बारे में बातचीत करेंगे। जो भी मंत्रालय वितरित किए गए हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए हैं, उनके बारे में बातचीत होगी। लगभग पुराने कैबिनेट मिनिस्ट्री में 4-5 जो महत्वपूर्ण मिनिस्ट्रीज हैं, जो 4-5 महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं है, वो वही है, ठीक है। और भी कुछ नए बदलाव किए गए हैं, उनके बारे में भी बातचीत करेंगे। और दूसरा है महत्वपूर्ण आर्टिकल आंध्र प्रदेश के स्टेटस, स्पेशल स्टेटस के बारे में आर्टिकल है ये कि आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस जो है मिलना चाहिए। अब ये देखेंगे कि स्पेशल स्टेटस कैटेगरी के जो स्टेट होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ होती हैं किसी भी राज्य के लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस प्राप्त करने के लिए। और तीसरा आर्टिकल है, इसरो ने कुछ इमेज, कुछ फोटो जो है रिलीज किए हैं। इसके द्वारा वो आदित्य एल1 जो मिशन था, जो सूरज को समर्पित एक भारत का एकमात्र मिशन है, उसने कुछ फोटो रिलीज किए हैं खास करके सूरज का, उसके बारे में बातचीत करेंगे। और चौथा एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है हीट के बारे में कि हीट किस तरीके से हमें प्रभावित करता है और हीट का क्या उपयोग हो सकता है हमारे लाइफ में। और आजकल आपको पता ही है जो क्लाइमेट चेंज में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो हीट ही है। मतलब बढ़ता हुआ तापमान, बढ़ती हुई उष्मा जो है वो हमारे लिए काफ़ी घातक सिद्ध हो रही है। उसमें क्या और चीज़ें हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो चलिए पहले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। पहला आर्टिकल है कि नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में जो है चार्ज लिया है और उन्होंने अपना शपथ ग्रहण किया। तो इसमें बहुत सारी मिनिस्ट्रीज के बारे में बातचीत की गई है। तो उसमें समझते हैं कि क्या क्या मिनिस्ट्रीज हैं और मोदी जी ने कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज को अपने कंट्रोल में लिया हुआ है, तो थोड़ा समझिएगा। तो सबसे पहले तो समझ लीजिए नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जिनका ये तीसरा टर्म है। पहला टर्म आपको पता होगा 2014 से 2019 तक चला, ठीक है। पहला टर्म ये था। दूसरा टर्म इनका 2019 से लेकर के 2024 तक चला। और अब की बार जो इनका तीसरा टर्म है वो 2024 से लेकर के 2029 तक चलेगा, अगर कोई दिक्कत नहीं आई तो। क्योंकि ये एक गठबंधन की सरकार है, तो कोई भरोसा नहीं होता गठबंधन सरकार में कब सरकार गिर जाए, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी जी एक तो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उसके साथ साथ उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवांसेस मतलब जनता की शिकायत, पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी मतलब परमाणु ऊर्जा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ऑल इम्पोर्टेंट पॉलिसीज इशूज एंड ऑल अदर पोर्टफोलियो नॉट एलोकेटेड एनी मिनिस्टर। मतलब जो भी पोर्टफोलियो और जो भी मुद्दे, जो भी चुनौतियां, जो भी इशूज अन्य किसी मिनिस्ट्री को नहीं दिए गए हैं, वो सारी मिनिस्ट्री जो है, वो सारे मुद्दे जो है मोदी जी के हाथ में, उनके कंट्रोल में है। विशेष रूप से परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष का जो डिपार्टमेंट है वो इनके ही कंट्रोल में है, ठीक है, इनके ही अंडर में है। तो इसका कोई अलग से कोई डिपार्टमेंट और अलग से कोई मंत्रालय नहीं बना है, ये नरेंद्र मोदी जी के ही कंट्रोल में है, ठीक है। अब चलिए समझते हैं राजनाथ सिंह, जो कि पिछली बार भी वो प्राइम डिफेंस मिनिस्टर थे, तो इस बार भी वो डिफेंस मिनिस्टर ही हैं, ठीक है। राजनाथ सिंह इस बार भी डिफेंस मिनिस्टर हैं। अमित शाह गृह मंत्रालय उन्होंने संभाला हुआ था, वो उसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। नितिन गडकरी रोड और ट्रांसपोर्ट और हाईवेज जो मिनिस्ट्री है उससे रिलेटेड इन्होंने काम किया हुआ है। जेपी नड्डा जो है वो इस बार हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं। और उसके साथ साथ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स जो मंत्रालय है वो भी इनके ही जिम्मे है।
शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं थे, वो इस बार एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय संभाल रहे हैं। निर्मला सीतारमण पहले भी फाइनेंस एंड कारपोरेट अफेयर्स संभाल रही थी, अभी भी वो इसी को संभाल रही है। एस जयशंकर भी विदेश मंत्री रह चुके हैं, इस बार भी इस वाले टर्म में भी उनको विदेश मंत्रालय ही मिला है। मनोहर लाल जी को हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिला है, ठीक है। एस डी कुमार स्वामी जो कि एस डी देवगौड़ा के सुपुत्र हैं, उनको मिला है हैवी इंडस्ट्रीज एंड स्टील। पीयूष गोयल जी जो हैं उनको कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिला हुआ है, मतलब कि व्यवसाय और उद्योग मंत्रालय जो है वो इनके जिम्मे दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान को वापस से एजुकेशन मिनिस्ट्री मिली हुई है, ठीक है। जीतन राम मांझी जो है इनको माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज इंडस्ट्रीज जो है मिली है। राजीव रंजन सिंह जो है वो पंचायती राज और फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी जो मिनिस्ट्री है वो उनको इसका जिम्मा दिया गया है। सर्बानंद सोनोवाल जी जो पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज इंडस्ट्री है। वीरेंद्र कुमार जी को सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इंडस्ट्री मिली है, ठीक है। के राम मोहन नायडू जो है उनको सिविल एविएशन मंत्रालय मिला है। और प्रहलाद जोशी जो है वो कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि ग्राहकों से संबंधित जो मामले हैं भोजन और जनता में जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। ये सब जो है ये मंत्रालय जो है प्रहलाद जोशी के जिम्मे है। और जुवाल ओरम जी जो है उनको ट्राइबल अफेयर्स दिया गया है, जनजाति मंत्रालय। गिरिराज सिंह को टेक्सटाइल मिनिस्ट्री मिली है। अश्वनी वैष्णव जो है वो रेलवे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनको सौंपा गया है, ठीक है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि पहले कांग्रेस के जाने माने नेता थे, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, उनको कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन मंत्रालय दिया गया है। भूपेंद्र यादव जो है उनको एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से संबंधित मंत्रालय सौंपा गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत को कल्चर और टूरिज्म मिनिस्ट्री मिली है। अनुपमा देवी को वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिला हुआ है। और किरण रिजिजू जो कि पहले गृह राज्य मंत्री हुआ करते थे, उनको मिला है पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड माइनॉरिटी अफेयर्स, ठीक है। हरदीप सिंह पुरी जी को पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिला हुआ है। और हंसुक मांडविया जी को लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट। जी किशन रेड्डी को कोल एंड माइंस इंडस्ट्री मिली है। और चिराग पासवान जो कि इस समय काफी ट्रेंड में चल रहे हैं, उनको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिला है। और सी आर पाटिल जी हैं उनको जल शक्ति मंत्रालय सौंपा गया है। तो ये पूरी जो मिनिस्ट्री है ये प्रधानमंत्री मोदी जी का जो पूरा मंत्रिमंडल है उसका ब्यौरा है इस प्रकार से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने जो आपको बताया वो उसी से संबंधित एक आर्टिकल है, ठीक है। इसको मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। चलिए अब चलते हैं आंध्र प्रदेश के स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में कुछ बातचीत करते हैं। आप समझिएगा कि आंध्र प्रदेश जो है 2014 में आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के द्वारा इसको दो हिस्सों में बांट दिया गया, ठीक है। इसको दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक तो आपको पता है एक एक हिस्सा जो था इसको आप बोलते हैं आंध्र प्रदेश, ठीक है। इनको आप बोलते हैं आंध्र प्रदेश। और जो दूसरा राज्य बना इसी के साथ साथ उसको आप बोलते हैं तेलंगाना, ठीक है। ये दो राज्य बने उस टाइम पर, ठीक है, क्योंकि उससे पहले वो यूनिफाइड आंध्र प्रदेश था। और मार्च 2014 में इसको मतलब ये बताया गया मार्च 2014 में कि हाँ इसको बांट दिया गया। और ये अप्लीकेबल कब से हुआ, कब से प्रभाव में आया, जून 2 2014 से प्रभाव में आ गया, ठीक है। अब मेन मामला ये है कि इस एक्ट में जो एक्ट आया था आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उसमें ये तो बात किया गया था कि हाँ इसको दो भागों में बांट दिया गया और बहुत सारी बातें की गई थी। लेकिन उस एक्ट में स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की कोई बातचीत नहीं की गई थी। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जिसको आप SCS बोलते हैं, इसकी कोई बातचीत नहीं की गई थी। इस एक्ट में ऐसी कोई बात हुई नहीं थी, ठीक है। अब चूंकि 2024 का लोकसभा इलेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, तो दोबारा से आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने की मांग जो है तेज हो गई है, इसलिए ये न्यूज में है, ठीक है। अब एक सवाल ये है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आंध्र प्रदेश जो है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है उसको पूरा करता है कि नहीं। अब ये समझना होगा कि ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के राज्य हैं, आखिर उनकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, उनकी क्या खासियत होनी चाहिए जिससे उनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा दिया जाए।
तो सबसे पहले अगर भारत में स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के कॉन्सेप्ट की बात किया जाए तो जो पांचवें वित्त आयोग का जो रिकमेंडेशन था 1969 1969 में, पांचवा वित्त आयोग जो है उसने रिकमेंड किया था एससीएस के बारे में, ठीक है। और वो क्यों किया गया था, उससे जो कुछ महत्वपूर्ण स्टेट हैं जिनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाएगा उनको उससे फायदा होता है, ठीक है। इस स्पेशल ग्रांट से उनको थोड़ा सा फायदा होता है और उन राज्यों पर खासकर फोकस किया गया है जिनका सोशियो इकोनॉमिक जिनके साथ सोशियो इकोनॉमिक इशू मतलब सामाजिक आर्थिक समस्याएं हैं और उनके कुछ जियोग्राफिकल डिसएडवांटेजमेंट होते हैं, जैसे कि उनको हिली स्टेट्स जैसे मान लो हिमाचल प्रदेश हो गया, तो वहां पर आवाजाही थोड़ी मुश्किल है, वहां पर संसाधनों का बंटवारा भी बड़ा मुश्किल हुआ है, वहां पर अगर आपको पानी भी लेना होगा तो 3-4 किलोमीटर दूर आपको जाना पड़ेगा। तो ये सारी समस्याएं जो हैं, इन सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ही राज्यों को जो है स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया जाता है। तो अब आइए समझते हैं कि क्या क्या ऐसे 5 फैक्टर्स हैं जिनके आधार पर आप किसी भी राज्य को स्पेशल मतलब किसी भी राज्य को स्पेशल स्टेट का जो है दर्जा दिया जा सकता है। तो उसमें समझिएगा, जैसे कि ऐसा राज्य जहां पर मेजोरिटी में जनजातियां पाई जाती हैं, ठीक है, मेजोरिटी में वहां जनजातियां पाई जानी चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, ठीक है। ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो मेजोरिटी में होनी चाहिए। दूसरा, वहां पर लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होना चाहिए, मतलब जो जनसंख्या घनत्व है वो कम हो, ठीक है, जनसंख्या घनत्व कम होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तीसरी चीज, जो स्टेट है जो राज्य है वो इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हों, ठीक है, जो जो राज्य हैं वो इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हों और ऐसे स्टेट जो सोशियो इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस झेल रहे हों, मतलब ऐसे राज्य जहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ना हुआ हो और वो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हों, ठीक है, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े दर्जे के माने जाते हों ऐसे राज्य, ठीक है, ऐसे राज्यों को जो है आप स्पेशल स्टेटस दे सकते हैं, ठीक है। अगली बात समझिए, और जहां पर लैक ऑफ एडिक्वेट स्टेट फाइनेंसेस, मतलब जहां पर वित्त की कमी हो, फाइनेंस की कमी हो, और इस परिस्थिति में आप देखें तो ऐसे बहुत सारे भारत में राज्य हैं जिनको स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिला हुआ है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, ठीक है, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड, ये सारे बहुत ऐसे ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जिनको स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिला हुआ है, ठीक है। अब ये एक महत्वपूर्ण डिबेट है, एक महत्वपूर्ण बहस का मुद्दा है कि क्या आंध्र प्रदेश इन सारे क्वालिफिकेशंस, इन सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करता है। तो अगर बेसिक तौर पर देखा जाए तो शायद ऐसा हम बोल सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में ऐसी सारी क्वालिटीज नहीं है जिनके आधार पर हम इनको स्पेशल स्टेटस का दर्जा दे सके, ठीक है, या इनको स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिल सके, ठीक है। चलिए अब थोड़ा आंध्र प्रदेश के बारे में समझ लेते हैं। आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़ा समझिए। आंध्र प्रदेश आपको पता ही है कि जितने भी 29 राज्य हैं भारत में, इसमें अगर मतलब इसके एरिया के बारे में बात करें, एरिया के आधार पे ये जो है इसका पूरा एरिया कितना है, 1,60,205 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, ठीक है। तो ये भारत का 8वां सबसे बड़ा राज्य माना जाएगा अगर एरिया के आधार पे बात करें तो, 8th लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया, ठीक है, एरिया के आधार पे। और दूसरा, अगर जनसंख्या 2011 की जो सेंसस है, 2011 की जनगणना है, उसके आधार पर बात करें तो ये 10वां सबसे बड़ा राज्य माना जाएगा भारत का, ठीक है। लगभग 49 करोड़, 49 बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, 4,93,86,799 की जनसंख्या के साथ, ठीक है। 2 जून 2014 को क्या होता है, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश को दो भागों में बांट दिया गया, ठीक है। जो नॉर्थ वेस्टर्न हिस्सा है आप देख सकते हैं इधर, ये पूरा ये पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये पूरा जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये पूरा पार्ट आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है।
तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है ये तेलंगाना बन गया, ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है वो तेलंगाना बन गया, और ये जो नीचे का हिस्सा है, आप इसको देख रहे होंगे, ये जो नीचे का हिस्सा है वो हो गया आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये भारत का जो मैप है उसमें देखिएगा, ये पूरा जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं ये तेलंगाना और ये पूरा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का हिस्सा है, जिसको दो भागों में बांट दिया गया, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, दो भागों में बांटा गया, और कौन सा एक्ट था वो आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 था। उसके आधार पर दो हिस्सों में इसको बांट दिया गया, ठीक है। अगले आर्टिकल पर चलते हैं। अगले आर्टिकल में यह बताया गया है कि इसरो ने जो अपना आदित्य एल1 मिशन भेजा हुआ था, वहां से कुछ फोटोज जो हैं, कुछ इमेज जो हैं, उसको रिलीज किया गया है, ठीक है। उसको रिलीज किया गया जैसे, और खास करके जो दो महत्वपूर्ण रिमोट सेंसिंग पेलोड्स थे, पेलोड मतलब समझिएगा, जब कोई रॉकेट ऊपर कोई रॉकेट अंतरिक्ष में या कहीं लॉन्च किया जाता है, तो पेलोड्स जो होते हैं वो उसके महत्वपूर्ण एक प्रकार से औजार आप बोल सकते हैं, जो कि किसी काम में यूज किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए धरती से एक रॉकेट छोड़ा गया, और उस रॉकेट में जो पेलोड है वो अक्सर रिमोट सेंस करते हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हो सकते हैं, ठीक है। रिमोट सेंस करने के कुछ उपकरण हो सकते हैं, मतलब जो महत्वपूर्ण उपकरण होते हैं उसी को हम पेलोड बोलते हैं, ठीक है। तो दो महत्वपूर्ण जो पेलोड थे, जिनको आप बोलते हैं पेलोड्स बोर्डिंग इंडियाज मेडन सोलर मिशन, मतलब जो भारत का एकमात्र सोलर मिशन है जिसको हम बोलते हैं आदित्य एल1, ठीक है। वहां से हमको दो तीन फोटोज मिले हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण बात है, जिसमें यह दिखाया गया है कि किस तरीके से जो सोलर सरफेस है, सोलर सरफेस मतलब जो सूरज की सतह है, वहां से रिलेटेड कुछ इमेज मिला है हमको, ठीक है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि फर्स्ट टाइम स्पेशली रिजॉल्व सोलर डिस्क इन द नियर यूवी बैंड, ठीक है। दूसरी चीज समझिएगा, आप इसमें देखिए फोटो आपको दिख रहा होगा, ये फोटो क्या लिखा हुआ है, NV6 300 NM 2024, मतलब 17 मई का ये आपको फोटो दिखेगा। ये आप फोटो आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये मामला है। अब थोड़ा और इस न्यूज के बारे में अधिक जानकारी लेते हैं। आदित्य एल1 मिशन के बारे में थोड़ा समझिए कि आदित्य एल1 मिशन क्या है। अगर हम आदित्य एल1 मिशन की बात करें, तो ये भारत का पहला सूरज को समर्पित मिशन है, ठीक है। सूरज को समर्पित मिशन है, मतलब कि सूरज के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया था, ठीक है। और दूसरी चीज समझिएगा, ये जो है ये सूरज से जो इसका डिस्टेंस 1.5 मिलियन किलोमीटर पहले ही, मतलब कि ऐसा नहीं समझ लीजिए कि एकदम सूरज के पास ही चला गया था ये बात ध्यान रखिएगा। सूरज के एकदम पास जाना बहुत मुश्किल है, और जब ये धरती से लॉन्च किया गया तो तकरीबन 125 दिन इसको लगे पहुंचने में, ठीक है। आदित्य एल1 मिशन जो है वो इसरो का दूसरा महत्वपूर्ण मिशन है, खास करके स्पेस के लिए, जो कि एक ऑब्जर्वेटरी क्लास का मिशन है। इससे पहले एस्ट्रोसेट छोड़ा गया था 2015 में। आदित्य एल1 से पहले भी एक मिशन गया था, उसका नाम था एस्ट्रोसेट, ठीक है। और इस मिशन की जो जर्नी है, मतलब जो यात्रा है, आदित्य एल1 मिशन की जो यात्रा है, एक प्रकार से उसके यात्रा की लंबाई की बात हो रही है, मतलब कितना समय लगा वहां तक जाने, या उसकी जो दूरी है वो इसके प्रीवियस, मतलब इसके पहले वाले जो मार्स मिशन था इसका, उससे इसकी यात्रा एक प्रकार से कम ही आप मानिए, मतलब जो मंगलयान था, मंगलयान जो भेजा गया था, मंगलयान से कम ही दूरी तय करने वाला यह मिशन है। कई बार ऐसा सवाल आ सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए कि आदित्य आदित्य एल1 मिशन भारत का सबसे लंबा जो है एक प्रकार से स्पेस मिशन है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि मंगलयान इससे ज्यादा दूरी का मिशन था, ठीक है। और ये जो स्पेस क्राफ्ट है, खास करके जो आदित्य एल1 है, इसको हम लोगों ने कहा सेट करने की बात की थी, हेलो ऑर्बिट अराउंड द लैग्रेंजियन पॉइंट, इसलिए इसका नाम L1 पड़ा हुआ है ना। L1 का मतलब होता है लैग्रेंजियन पॉइंट 1। अभी आगे हम बात करेंगे लैग्रेंजियन पॉइंट होता क्या है, ठीक है। आप इसके पेलोड्स के बारे में देख सकते हैं कि आदित्य एल1 मिशन के कौन कौन से पेलोड्स थे, ठीक है। इसमें VELC एक पेलोड है, जिसको हम बोलते हैं कोरोना इमेजिंग स्पेक्ट्रो पोलरीमेट्री एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी,
ठीक है, मतलब इसमें जो कोरोना है, कोरोना जो सूरज का जो हिस्सा होता है उसी को हम बोलते हैं कोरोना। कोरोना एक हिस्सा है सूरज का, उसका फोटो निकालने के लिए जिसका इस्तेमाल किया गया वो VLC है। दूसरा है SUIT। ठीक है, SUIT क्या है? एक फोटो स्फीयर एंड क्रोमोस्फीयर इमेजिंग, मतलब फोटो स्फीयर और क्रोमोस्फीयर की फोटो खींचने के लिए, उसका इमेज लेने के लिए। SOLEX, सोलेक्स, ये है सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। और एक और पेलोड है HEL1OS, हार्ड एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ASPEX, ठीक है, सोलर वाइंड, मतलब जो सोलर हवाएं चलती हैं वहां पर, जिसको आप बोलते हैं सौर हवाएं, उनको एक प्रकार से एनालाइज करने के लिए, उनके मेजरमेंट के लिए इस पेलोड का इस्तेमाल किया गया। इसको हम बोलते हैं एस्पेक्स। और एक पापा, एक और पेलोड था, उसका नाम क्या है? पापा। यह सोलर विंड के पार्टिकल एनराइजर इन सीडो मेजरमेंट, इसको बोलते हैं। और जो लास्ट इसका पेलोड था वो था MAG, मेजर मैग्नेटिक फील्ड, मतलब सूरज का जो मैग्नेटिक फील्ड जो सूरज पैदा करता है उसको मेजर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया पूरा। ठीक है, ये पूरा आपका मामला है। और एक बात और समझिए, जो आदित्य L1 मिशन है उसका जो जो मेन इसका जो उद्देश्य था, जो मेन ऑब्जेक्टिव था, उसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो सोलर कोरोना होता है, जो सूरज का कोरोना वाला हिस्सा है, और जो फोटोस्फीयर है तथा क्रोमोस्फीयर है, और जो सोलर वाइंड है, इन सब चीजों का अध्ययन करना ही आदित्य L1 मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव आप बोल सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज, जो सूरज का बिहेवियर है, उसका व्यवहार है, खास करके रेडिएशन जो निकलती है सूरज से, उसमें से जो इस्मा निकलती है, वहां से जो पार्टिकल फ्लो होता है, और मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा करता है, और वो ये सारी चीजें किस तरीके से पृथ्वी को प्रभावित करती हैं, इन्हीं सब चीजों के अध्ययन के लिए आदित्य L1 जो है भेजा गया। अब थोड़ा समझ लीजिए कि लैग्रेंजियन पॉइंट क्या होता है। तो लैग्रेंजियन पॉइंट एक ऐसा पोजीशन होता है सूरज के आसपास का जो कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस को बैलेंस करने का जगह होता है। जैसे कि जो सन है और जो अर्थ है, दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स निकल रहा है, ठीक है, जो दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स निकल रहा है, ऐसा पॉइंट कि दोनों एक दूसरे को आउट बैलेंस करें, मतलब एक दूसरे को बैलेंस करें। इससे फायदा क्या होता है? अगर इस जगह पर हम स्पेस क्राफ्ट को रख दें तो इसके स्पेस क्राफ्ट को बहुत ज्यादा ईंधन खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि पृथ्वी और सूरज दोनों मिलकर उसको स्थिर बना देते हैं। इस जगह को क्या बना देते हैं? स्थिर बना देते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का जो मैग्नेटिज्म है, दोनों का जो मैग्नेट ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो एक प्रकार से खींचता है, बैलेंस बनाता है, ना तो इधर जाने देता है, मतलब ना तो आप इधर जाए ना तो इधर, एक ही जगह पर आप रुके रहें। अब जब एक ही जगह पर आप ऑलरेडी रुके हैं तो आपका ईंधन जो है कम खर्च होगा। तो L1 एक ऐसा जगह है जो कि इसके लिए बहुत परफेक्ट है, तो इसलिए आदित्य L1 नाम इसका पड़ गया। ठीक है, टू लार्ज ऑर्बिटिंग बॉडीज सच एज द सन एंड द अर्थ बैलेंसिंग ईच अदर आउट, मतलब एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। अब जैसे इमेज के हिसाब से आप समझ लीजिए, ये है ये है सूरज और ये है पृथ्वी। ठीक है, तो ये पॉइंट बन रहा है। ठीक है, पॉइंट बन रहा है कि ऐसी जगह पर हम अपना स्पेस क्राफ्ट रखेंगे जहां से ये एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, और किसकी वजह से बैलेंस हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बैलेंस हो रहा है। ये पूरा आपका मामला है। अब चलिए अगले आर्टिकल पर आते हैं, उष्मा के बारे में समझते हैं कि उष्मा किस तरीके से इंजन को और ग्लोबल वार्मिंग में इसका क्या योगदान होता है। ठीक है, सबसे पहले समझिए कि आज के ज़माने में अगर आप देखेंगे तो हीट जो है, उष्मा जो है, वो एक प्रकार से हम लोगों की दुश्मन बनी हुई है। कैसे आप इसको कह सकते हैं? क्योंकि हीट की वजह से दुनिया भर की बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो हीट की वजह से ही पैदा हो रही हैं। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया। ठीक है, आपने देख लिया ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटनाएं घट रही हैं। ठीक है, उसके साथ साथ आप ये भी देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज, फिर आप हीट वेव जैसी भयानक घटनाएं देखते हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा समय तक हो रही हैं। इतने लंबे समय तक हीट वेव नहीं होती, लेकिन फिर भी चल रही है। ठीक है, तो इसके बारे में कहा गया है कि जब यूनिवर्स का जन्म हुआ था, जब पूरे ब्रह्मांड, मतलब यूनिवर्स का जन्म हुआ था,
तब भी ऊष्मा वहां थी, और जब यह ऊष्मा समाप्त हो जाएगी तो यह पूरा पूरा जो है ब्रह्मांड जो है वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए जो ब्रह्मांड के ऊपर या पूरी दुनिया के ऊपर जो हीट का इम्पैक्ट है, जो प्रभाव है, उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये अलग बात है कि आज ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया, बहुत कठिन काम कर दिया, लेकिन हीट भी बहुत जरूरी है। इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी खोजें हुई हैं जिनमें हीट का बहुत बड़ा योगदान हुआ है। आप ये समझिए बात को। जैसे कि भाप का इंजन जो बना, जेम्स वाट ने खोजा भाप का इंजन, उसमें हीट का बहुत बड़ा योगदान है। अगर हीट ना रहे तो भाप का इंजन कैसे चलेगा? सीधी सी बात है। तो इसका मतलब है टेक्नोलॉजिकल, मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में हीट का बहुत बड़ा योगदान है। स्टीम पावर्ड इंजन जो बने, खास करके 18th सेंचुरी में, जो कि जेम्स वाट ने बनाए थे, अगर उसमें हीट, सोचिए आप कि अगर उसमें उष्मा ना हो तो कोई मतलब नहीं था। और जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था उसमें भी जो है हीट का बड़ा योगदान था। और आज के ज़माने में ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये हमको क्या कहते हैं, ये समझने के लिए मजबूर कर रही है कि किस तरीके से हीट हमारे जीवन में अपना एक प्रमुख योगदान देता है। ठीक है, अब हीट समझिए, अगर हम सूक्ष्म दर्शी स्तर पर या माइक्रोस्कोपिक स्कीम के आधार पर देखें, तो जब किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, जैसे किसी कोई भी ऑब्जेक्ट हुआ, उसका जो टेम्परेचर होता है उसी को हम एक प्रकार से हीट बोलते हैं। जैसे जब टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो उसको हम हीट बोल देंगे, सीधी बात है। ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और वो एक प्रकार का क्या होता है, वो काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे कोई भी वस्तु क्यों हीट होती है, आप ये समझिए। जैसे कोई वस्तु है, उसमें आखिर हीट, उष्मा कैसे पैदा होती है? तो उसके अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स जब बहुत ज्यादा दौड़ भाग करते हैं, बहुत ज्यादा दौड़ते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी से हीट रिलीज होती है। ठीक है, जैसे अगर आप खूब दौड़े, अगर आप खूब दौड़े तो अचानक आपका शरीर, अचानक नहीं, धीरे धीरे करके क्या होगा, आपका शरीर गर्म हो जाएगा और उस आपके शरीर से हीट निकलेगी। तो हीट क्या है, एक प्रकार के एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, एक प्रकार की। ठीक है, एक प्रकार की एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी को हिंदी में बोलते हैं गतिज ऊर्जा। जो गति से उत्पन्न हो उसको हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी से ही तो हीट पैदा होती है। जैसे आप अपना पैर जो है अभी रगड़े या दौड़े, तो आपके पैर में देखेंगे उसमें भी जो है एक प्रकार से हीट उत्पन्न होगा कांटेक्ट में आने पर। ठीक है, अब होता क्या है, जब दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में आते हैं, दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में आती हैं, तो अगर एक बॉडी बहुत गर्म है और दूसरी ठंडी है, तो जाहिर सी बात है जो ठंडी वाली बॉडी होगी वो धीरे धीरे करके क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। ये भी एक फिजिक्स का रूल है, जिसमें जिसको आप बोलते हैं हीट। एक हीट हाई हाई हीट जो होती है, या हाई टेम्परेचर आप जिसको बोलते हैं, अगर उसको किसी से जोड़ दिया जाए, कनेक्ट कर दिया जाए, तो वो लो टेम्परेचर की तरफ बढ़ती है। लोअर टेम्परेचर मतलब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसलिए अगर आप गर्म चीज से को टच करेंगे, या जैसे मान लो कोई गर्म क्षण है, गर्म लोहा है, उससे आप कोई ठंडी चीज टच कराएं, तो जो ठंडी चीज है धीरे धीरे करके वो भी गर्म हो जाएगी। ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो ये पूरा आपका मामला है। और दूसरी बात ये समझिएगा, हीट हेयर इज द अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी द बॉडीज हैव एक्सचेंज। मतलब एक थर्मल एनर्जी होती है जो बॉडी जो होती है एक दूसरे से क्या करती हैं, एक दूसरे से चेंज करती हैं। ठीक है, ये पूरा आपका मामला है। आगे समझिएगा, जब एक मीडियम किसी हीट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, जब मीडियम क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो उससे क्या होता है, उससे वही अभी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि उससे होता क्या है। A medium can absorb heat at one location and dissipate it another। मतलब एक जगह से कोई भी, जैसे मान लीजिए हीट है, इससे इसने एब्जॉर्ब किया और इसको दूसरी जगह जो है ले जाकर छोड़ दिया। ये कहने की बात है। ठीक है, और दूसरा, इससे क्या होता है, दैट another a possibility that forms the basis of many modern technological इंक्लूडिंग थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर। मतलब जो थर्मल और खास करके तापीय और न्यूक्लियर ऊर्जा है, उसके जो प्लांट होते हैं, उसके जो बड़ी बड़ी प्लांट होते हैं, वहां भी यही रूल जो है यूज किया जाता है। मतलब एनर्जी का एक प्रकार से ट्रांसफर आप बोल सकते हैं उसको। ठीक है, दूसरी चीज,
कंबस्टन इंजन जो होता है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल कंबस्टन इंजन, उसमें भी हीट का ही यूज किया गया है। जैसे मान लीजिए मोटरसाइकिल के अंदर भी एक इंजन होता है, आपको पता है। तो मोटरसाइकिल के अंदर जो इंजन होता है, आप इसको देख रहे होंगे, इस इंजन में भी वही रूल यूज हो रहा है, कंबस्टन इंजन। अब कंबस्टन का मतलब होता है बर्निंग, मतलब किसी चीज को जलाया जाना। जैसे जब हम किसी ईंधन को जलाते हैं और उस ईंधन के जलाने से जो ऊष्मा निकलती है, और उसी ऊष्मा को हम एनर्जी में चेंज करके उससे काम चलाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं कंबस्टन इंजन। और जब वह किसी कंबस्टन इंजन के अंदर ऐसी प्रक्रिया होती है, तो उसी को हम बोल देते हैं इंटरनल कंबस्टन इंजन। मतलब उस कंबस्टन इंजन के अंदर अगर ऐसा कुछ हो रहा है, तो उसी को हम इंटरनल कंबस्टन इंजन बोलते हैं, या शॉर्टकट में बोलते हैं आईसीई। ठीक है। द इग्निशन एंड कंबस्टन ऑफ द फ्यूल अकर्स विद इन द इंजन itself. The engine then partially convert the energy from the combustion to work. मतलब जो जलाया जा रहा है उससे जो एनर्जी मिल रही है, उसको हम किस में, कार्य में बदलते हैं, वर्क में बदलते हैं। इसी वजह से मोटरसाइकिल चलती है। एंड आइस कन्वर्ट हीट टू वर्क। ठीक है, आइस मतलब क्या हो गया, इंटरनल कंबस्टन इंजन। एंड इन दिस सेंस इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ अ थर्मो, एक थियोरेटिकल एंटिटी, मतलब एक थियोरेटिकल एंटिटी के तहत पर, जैसे हम करनॉट साइकिल की बात करते हैं, तो करनॉट साइकिल के द्वारा ही इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। ठीक है, ये पूरा मामला है। व्हाट आर सम एप्लीकेशंस ऑफ हीट, मतलब हीट के बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। जैसे हमने देखा है, आप मैंने बहुत बार और भी डिस्कस किया है, आप समझिएगा कि जो मेट्रोलॉजी होती है, मेट्रोलॉजी में भी हीट का इस्तेमाल होता है, केमिकल रिएक्शन में भी हीट का इस्तेमाल होता है, सेमीकंडक्टर जो हम लोग बनाते हैं उसमें भी हीट का इस्तेमाल होता है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसमें भी हीट का यूज होता है। ठीक है, एसी जो होती है, वेंटिलेशन जो होता है, मतलब ऐसा शायद ही कोई क्षेत्र होगा जहां पर हीट जो है वो यूज ना होता हो। ठीक है, ठंडी को काउंटर करने के लिए जो है हम हीट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज ट्रांसपोर्ट, जनरेशन, ट्रांसपोर्ट, बहुत सारी ऐसी चीज है जिसमें हम हीट का खास करके इस्तेमाल करते हैं। ऐसे बहुत सारे ठंडे देश हैं जहां पर उनके घरों को गर्म रखने के लिए भी हीट का यूज किया जाता है, जिनको आप हीटर्स बोलते हैं। वो इंटरनल हीटर्स रहते हैं, घर के अंदर ही लगे रहते हैं। ठीक है, जैसे कि हीट इंजन जो होते हैं उनका भी इस्तेमाल हीट से ही किया जाता है, जिसको हम आईसीई बोलते हैं। और कुछ स्टीम इंजन भी होते हैं। ठीक है, और कार्नोट साइकिल के द्वारा ही हम उनका यूज करते हैं। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें हैं जिनके द्वारा हम हीट का इस्तेमाल करते हैं, उनका एप्लीकेशन है। ठीक है, अब हमको ये समझना है कि हीट का इम्प्लीकेशन कैसे क्लाइमेट चेंज में हो रहा है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आखिर हीट की वजह से बहुत सारी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है। तो जब टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होगा तो जाहिर सी बात है, हीट से ही तो एक प्रकार से इमिशन होता है, बहुत सारी गैसों का इमिशन होता है। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, मीथेन हो गया, SO2 हो गया, NO2 हो गया, बहुत सारी ऐसी गैसें हैं जिनका एमिशन होता है, और उसी एमिशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। और उससे क्या होता है, उससे क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है। ठीक है, अब क्लाइमेट एडाप्टेशन की बात करें तो जो भारत है, खास करके जो भारतीय हैं, इस समय हीट वेव का सामना कर रहे हैं। ठीक है, जो कि काफी खतरनाक स्थिति में है। ठीक है, और दूसरी चीज, हीट जो है, अगर उसका सही तरीके से सोल्यूशन न निकाला गया, जो इस तरीके से अंधी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही है, अगर उसका सही तरीके से सोल्यूशन ना निकाला जाए, तो हम क्या कह सकते हैं, हमारा जो आने वाला भविष्य है वो खतरे में पड़ सकता है। अब ग्लोबल वार्मिंग को ही आप देख लीजिए, ग्लोबल वार्मिंग जो है फंडामेंटली एक उष्मा की समस्या है, मतलब पृथ्वी का गर्म होना, पृथ्वी के टेम्परेचर में इंक्रीज जो हो रहा है, वो कहीं ना कहीं हीट की ही समस्या है। और वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि किस तरीके से धरती पर जो तापमान है वो बढ़ रहा है, उसमें GHG, ग्रीन हाउस गैसेस का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो ये पूरा मामला आपका हो गया, और आज के लिए बस इतना ही। आज हमारे पास इतने ही आर्टिकल्स थे डिस्कस करने को। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद है आप इस वीडियो को देखने के बाद लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। और जितने भी लोगों को ज़रूरत है, खास करके करंट अफेयर्स की, ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि जो बिगिनर्स होते हैं, जो
यूपीएससी की तैयारी शुरू करते हैं, उनको द हिंदू जैसे पेपर जो है समझ नहीं आते पढ़ने में, ठीक है, तो मैं तो बोलूँगा कि आप द हिंदू पढ़ने की कोशिश करिए। इंडियन एक्सप्रेस भी आप पढ़ सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस अच्छा एक न्यूज़पेपर होता है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आप करंट अफेयर्स की वीडियो भी देखिए, जिससे कि आपकी समझ में हर रोज थोड़ी बहुत जो है वृद्धि होगी, थोड़ा बहुत इजाफा होगा, और धीरे धीरे करके आपको समझ में आएगा, ये आप पूरा पेपर जो है अच्छे से समझ ले रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।